नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है राजीव भाटिया के द्वारा। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है इस बार ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो ब्राज़ील के पास है। चूँकि ब्राज़ील की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि ब्राज़ील की चेयरमैनशिप में ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी और ब्रिक्स स्लो मोड में चला जाएगा। लेकिन देखो ऐसा हुआ नहीं। ब्राज़ील ने लीडर्स, मिनिस्टर्स और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स की ऑलमोस्ट 116 मीटिंग्स को होस्ट किया। ब्राज़ील की चेयरमैनशिप के अंडर ही 30 नई आउटकम इनिशिएटिव या फिर डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हो ग्रुप ने पब्लिश किए। और ब्रिक्स का अभी जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ था ब्राज़ील में, इसके बाद ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ ने 73 पैराग्राफ्स की एक जॉइंट ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन को साइन किया। देखो रिसेंटली जो ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, इस समिट के आउटकम की अगर हम बात करें, कुछ इश्यूज़ पर तो पॉजिटिव आउटकम देखने को मिली, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनको लेके पहले भी बातें कही जाती रही हैं और इस बार भी बातें बोली गई, लेकिन कुछ खास प्रोग्रेस हुई नहीं है उन इश्यूज़ पर। जैसे अर्जेंट नीड बताई गई यूनाइटेड नेशंस, WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में रिफॉर्म लाने की अर्जेंट आवश्यकता है, ऐसा बोला गया। ये सब चीज़ें देखो पहले भी बोली जाती रही हैं, इनमें कुछ भी नया नहीं है। इसके अलावा ये बोला गया कि ओपन और फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा, जबकि देखो फिलहाल की सिचुएशन में विभिन्न देशों के द्वारा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ को अपनाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल चाइना और यूएसए के बीच चल रहा ट्रेड वॉर। नेक्स्ट पॉइंट, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन के इशू पर एक बार फिर से डिसयूनिटी देखने को मिली ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के बीच। देखो चाइना और रशिया, इनके पास सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप है, तो ये थोड़ा रिलेक्टेंट है। ये नहीं चाहते कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हो, क्योंकि इनको लगता है जो बेनिफिट्स अभी हमें मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स नए देशों को नहीं मिलने चाहिए। तो ये बोला गया इस समिट में कि चाइना और रशिया जो हैं वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करती हैं, सपोर्ट करती हैं इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका की एस्पायरेशंस जो उनकी हैं यूनाइटेड नेशंस में बड़ा रोल निभाने की, उनका समर्थन किया जाता है चाइना और रशिया के द्वारा। लेकिन देखो इस प्रकार का समर्थन तो उनके द्वारा पहले भी किया जाता रहा है। कोई ठोस बात नहीं निकल के आई है कि हाँ अगर सिक्योरिटी काउंसिल में इन देशों को मेंबरशिप दी जाने की बात आती है तो हम समर्थन करेंगे, ऐसा कोई वादा उन्होंने नहीं किया। सिर्फ डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज होती है कि हाँ हम आपकी एस्पायरेशंस को सपोर्ट करते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो इस फ्रंट पे आप कह सकते हो डिसयूनिटी सामने आई ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ के बीच। इंडिया की सेटिस्फेक्शन की बात एक ये रही कि ब्रिक्स ने काउंटर टेररिज्म का अपना जो मैकेनिज्म है उसे स्ट्रेंथन करने की बात कही है और कमिटमेंट जाहिर की है। ब्रिक्स का एक वर्किंग ग्रुप है जो काउंटर टेररिज्म के इशू पर काम करता है। तो अब ये कहा गया है कि 5 और सब ग्रुप्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे काउंटर टेररिज्म के लिए, अलग अलग थीम से संबंधित, जैसे टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यूज़ ऑफ इंटरनेट फॉर टेररिस्ट पर्पजेज। उसके बाद नीचे है काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन, इशू ऑफ फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स और सबसे लास्ट में कैपेसिटी बिल्डिंग्स। तो राइटर सरकास्टिक होकर कहते हैं अगर ये जो 5 सब ग्रुप्स इस्टेब्लिश किए गए हैं इससे इंडिया की समस्याएं दूर होती हैं टेररिज्म से संबंधित, तो अच्छी बात है। वास्तव में ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा राइटर कहना चाहते हैं। लेकिन देखो 5 पॉजिटिव आउटकम निकल के आई, उनको हाईलाइट करने की आवश्यकता है जहां पर आगे जाके अच्छा स्कोप भी है। सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक जब से इस्टेब्लिश हुआ है अभी तक पिछले 5 सालों में 44 प्रोजेक्ट्स को लोन दिया जा चुका है $12.4 बिलियन का। ये एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। तो अभी आवश्यकता ये है कि ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का, ये अपने आप को एक ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में ट्रांसफॉर्म कर ले। मतलब बाकी देशों को भी इस बैंक का लाभ मिलना चाहिए, ऐसा प्रोविज़न अब ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ को करना चाहिए। अभी इस समिट के दौरान लीडर्स ने कोशिश की थी कि उन देशों को सिलेक्ट किया जाए जिनको लोन मिल सके इस बैंक का, लेकिन फाइनल जो फैसला है वो बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे छोड़ दिया गया है।
अभी तक देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में खोली जा चुकी हैं और चाइना में तो हेडक्वार्टर हैं। उम्मीद ये है कि 2020 में रसिया और इंडिया में भी इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो ब्रांचेज हैं वो ओपन कर ली जाएंगी। दूसरा पॉइंट देखो, ब्रिक्स का एक कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है जिसमें सभी देशों ने कंट्रीब्यूट किया है और इस अरेंजमेंट में ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास हैं। किस लिए हैं? अगर देखो ब्रिक्स के किसी मेंबर कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाते हैं तो इस अरेंजमेंट से पैसा लिया जा सकता है, तो इस उद्देश्य के साथ ये अरेंजमेंट इस्टेब्लिश किया गया था। तो ब्रिक्स ने हाल ही में एक लोकल करेंसी बॉन्ड फंड भी इस्टेब्लिश किया। लेकिन देखो एक और बात जो बार बार कही जाती थी, जो प्रपोजल आया था कि ब्रिक्स अपना एक अलग से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इस्टेब्लिश करेगी, ऐसा नहीं हो सका। इस प्रपोजल को अभी फिलहाल छोड़ दिया गया है इंटरनल डिफरेंसेस के चलते, क्योंकि ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज का ये बोलना है जो S&P, मूडी, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज के इशारों पर काम करती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज की रेटिंग्स को अच्छा नहीं देती हैं, इसलिए ब्रिक्स अपना एक खुद से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करेगी। लेकिन वही बात, इंटरनल डिफरेंसेस के चलते अभी इस प्रपोजल को छोड़ दिया गया है। तीसरा पॉइंट, बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा मेंबर कंट्रीज के बीच। ये एक नया एस्पेक्ट जिस पे फोकस किया गया इस समिट के दौरान। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के द्वारा डायलॉग भी ऑर्गेनाइज किया गया, कैसे ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, रीजनल एविएशन, डिजिटल इकोनॉमी, इन सब क्षेत्रों पर। इसके अलावा ये भी एनकरेज किया जाएगा कि ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्रीज हैं वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज की जो नेशनल ट्रेड प्रमोशन एजेंसीज हैं उन्होंने MOU साइन किया कि आपस में वो कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिक्स वुमेन बिजनेस अलायंस क्रिएट किया गया ताकि महिलाओं को एम्पावर किया जाए, साथ के साथ बिजनेस कम्युनिटी के इंटरेस्ट से संबंधित इश्यूज पर भी एक अलग से पर्सपेक्टिव मिले। इसके बाद चौथे पॉइंट पे ये कहा जाता है, पिछली बार जब समिट ऑर्गेनाइज हुआ था तो न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्षेत्र में पार्टनरशिप करने की बात कही गई थी। अब इस पार्टनरशिप को कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, इस चीज़ पर चर्चा हुई और काफ़ी कुछ डिसाइड हुआ। जैसे कोऑपरेशन होगा डिजिटलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनोवेशन, इंक्लूसिवनेस एंड इन्वेस्टमेंट के क्षेत्रों में, और पार्टनरशिप को कंक्रीट शेप दी जाएगी इंडस्ट्रियल और साइंस पार्क इस्टेब्लिश करके, इनोवेशन सेंटर इस्टेब्लिश करके, बिजनेस इंक्यूबेटर्स इस्टेब्लिश करके। सबसे लास्ट पॉइंट, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को प्रमोट किया जाएगा और जिस देश के पास चेयरमैनशिप होगी वो एक प्रॉपर कैलेंडर निकालेगा कैसे कल्चर, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, मीडिया, एकेडमिक एक्सचेंज होंगे ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बीच। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है कि देखो डेवलपिंग कंट्रीज के पर्सपेक्टिव को एक्सप्रेस करने में ब्रिक्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है और डेवलपिंग कंट्रीज को ब्रिक्स से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। होता क्या है, जैसे जब देखो 2016 में ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था तो उसके साथ साथ बिम्स्टेक की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज हुई थी। मतलब ब्रिक्स के समिट के साथ साथ किसी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की भी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है। इसलिए पड़ोसी देशों को काफ़ी उम्मीदें होती हैं ब्रिक्स से कि ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो हमें भी लोन देगा, लेकिन अभी तक इस फ्रंट पे कुछ खास हुआ नहीं है। नॉन ब्रिक्स कंट्रीज़ को भी न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन मिलना चाहिए, ये सजेशन राइटर के द्वारा दिया जाता है और जल्द से जल्द ब्रिक्स को इस पर काम करने की आवश्यकता है। इससे फ़ायदा ये होगा ब्रिक्स के लिए सपोर्ट पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा दूसरे कंट्रीज़ में भी। फाइनली आवश्यकता देखो ये है, ऑलरेडी जो कमिटमेंट्स हुई हैं उनको पूरा किया जाए ब्रिक्स के द्वारा, बजाय कि अभी फिलहाल नए कमिटमेंट्स पर बात करने पर। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया ब्रिक्स से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।